देखो, प्री बोर्ड से पहले हमको दोनों बुक्स की रिवीजन करनी बहुत जरूरी है, और दोनों बुक्स की रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लेना। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम शुरू करते हैं शीत युद्ध के दौर से। आपको पता है कि शीत युद्ध का जो दौर है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन साम्यवादी प्रणाली को समझने के लिए थोड़ा सा हमको शीत युद्ध पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको इस बारे में जानकारी है कि पहला जो विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है, ठीक है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया मिलकर के ये कोशिश करती है कि हम कोई ऐसी संस्था बनाए जो इस विश्व युद्ध को होने से रोक सके, कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो। इस कड़ी में हम जो संस्था बनाते हैं उसका नाम रखते हैं लीग ऑफ नेशंस, और हम कई बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लीग ऑफ नेशंस के पास संसाधनों की कमी की वजह से वह दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया 1939 से 1945 तक, ठीक। और 1945 में फिर हमने एक नई संस्था बनाई जिसको हमने यूएनओ कहा। उसका काम भी हमने यही रखा कि अगला कोई विश्व युद्ध ना हो। उसको हमने भरपूर संसाधन दिए, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया। खैर, यूएनओ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 1945 से हमको समझना होगा कि शुरुआत होती है शीत युद्ध की। और शीत युद्ध जो है वो कोई फिजिकल वॉर नहीं है जिसमें कि गोली बम चल रहे हो। ये एक तरीके का तनाव है जिसमें युद्ध के होने की संभावना लगातार बनी रहती है, और पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के बीच लगातार तनाव चलता रहता है। और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा है यूएसए, और साम्यवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा है वो यूएसएसआर कर रहा है। अब जो हमारा पहला चैप्टर है वो है साम्यवादी प्रणाली या दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता के अंत को समझने से पहले दो ध्रुवीयता क्या होती है इस चीज पर ध्यान देना होगा। जब भी हम क्लास को शुरू करते हैं तो क्लास को हमने हमेशा आदि मानव के काल से शुरू किया है। कि देखो, हम मानव इतिहास की बात करें तो मानव इतिहास में मानव पहले शिकारी रहा है, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहा है। उसके बाद उसने खेती करनी सीखी, आग जलानी सीखी, स्टोरेज करना सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी और बस्तियां बनाई, ठीक है। और इसी कड़ी में उसने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया जिसको उसने राजा कहा। और आज के समय में वो राजा ही स्टेट कहलाता है, सरकार कहलाती है, ठीक है। और लंबे समय से यही सिस्टम चलता आया है कि हम में जितनी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, हम उस हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं और अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। ये व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था कहलाती है। इसमें गवर्नमेंट का काम होता है इंडिविजुअल्स के, लोगों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करना, फैसिलिटेट करना। उसका व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता या व्यवस्थाओं पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, वो व्यवस्थाओं को सही रूप से चलाने का काम करती है। और इस क्रम में क्या होता है कि जो लोग, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास क्षमताएं हैं, जो पैसे से पैसा बना सकते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे से और पैसा बनाते हैं, कारखाने लगाते हैं, मजदूरों से काम कराते हैं और मजदूरों को उतनी ही मजदूरी देते हैं जितना कि उनका सर्वाइवल चलता रहे। इस क्रम में जो अधिक लाभ होता है वो अपने पास रखते हैं। इससे अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब हो जाता है। तो जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता है 1914 में शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध चल ही रहा था और 1917 में रूस में, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि रूस में क्रांति हुई, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। 1917 में रूस में क्रांति होती है और वहां सिस्टम चेंज कर दिया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर एक नई व्यवस्था अपनाई जाती है जिसका नाम होता है कम्युनिज्म, साम्यवाद, ठीक है। वैसे ये साम्यवाद का जो ओरिजिनली जो आइडिया दिया था ये कार्ल मार्क्स ने दिया था,
जो कि जर्मनी के एक रिनाउंड दार्शनिक हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किया व्लादिमीर लेनिन ने। कहां पर? रसिया में। ठीक है। 1917 में क्या होता है, रूस की सेनाएं पहले विश्व युद्ध में भाग ले रही होती हैं, लेकिन रूस में क्या हो जाता है, गृह युद्ध हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, राजा को हटा दिया जाता है और रूस की सेना को वापस बुला लिया जाता है। और ये डिसाइड होता है कि अब से रूस में सोवियत सिस्टम लागू होगा, यानी कि किसी के पास भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी चीजों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा। इसी के बारे में हम आज सोवियत प्रणाली में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जब पहले तो पूंजीवाद ही था, फिर साम्यवाद आ गया, तो दो विचारधाराएं हो गई। ठीक है। और 1945 के बाद इन दोनों विचारधाराओं के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। पूंजीवादी देश इस कोशिश में लगे कि साम्यवाद को कैसे खत्म किया जाए, और साम्यवादी देश इस कोशिश में लगे कि अधिक से अधिक देशों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। तो इस क्रम में हम थोड़ा सा इससे नीचे चलेंगे, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे साम्यवादी व्यवस्था, जिसको हम सोवियत प्रणाली या सोवियत सिस्टम भी कहते हैं, सबसे पहला तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की विरोधी व्यवस्था है। पूंजीवाद में मैंने आपको बताया अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। लेकिन साम्यवाद में क्या होता है कि कोई भी निजी संपत्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? निजी संपत्ति नहीं होती। उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। जितनी भी उत्पादन से संबंधित चीजें हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पूंजी हो, हर एक चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जनता जो है सरकार के लिए काम करती है। इसमें आपको ऐसे फिक्स्ड सैलरी टाइप का कुछ नहीं मिलता, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट बदले में आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, जैसे सरकारी आवास, जैसे परिवहन। और इस कड़ी में क्योंकि सबके पास एक जैसी सुविधाएं हैं, तो कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता, कोई बेरोजगार नहीं होता। इसका सबसे एक ब्यूटीफुल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें कोई बेरोजगार नहीं होता। क्या है कि जिसके अंदर जितनी क्षमता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराती है, और जितनी जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से उसको सुविधाएं और कुछ ऐसा दैनिक खर्च के लिए भी मिलता है। बेरोजगार कोई नहीं होता और आवश्यकता के अनुसार सबको सुविधा मिलती है, कोई अमीर गरीब नहीं होता। हाँ, एक इसका फीचर है कि इसमें राजनीति के लिए एक ही पार्टी होती है, और कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ही कंट्रोल करती है उत्पादन के सारे संसाधनों को। ये जो सोवियत सिस्टम है, सबसे पहले ये 1917 में रूस में आता है, और धीरे धीरे रूस के आसपास के देश इस सोवियत सिस्टम को ही अपनाते हैं। और 1922 में ये 15 देश मिलकर के एक संघ बनाते हैं, जिसका नाम ये रखते हैं यूएसएसआर। ठीक है, जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं। अब देखो ये कितनी अच्छी व्यवस्था लगी, जिसमें कोई बेरोजगार नहीं है। अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब सोवियत व्यवस्था इतनी ही अच्छी थी, तो फिर इसका विघटन क्यों हो गया? आप सभी जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे? सबसे बड़ा कारण नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा ना होना। देखो, पूंजीवादी व्यवस्था में नागरिकों को कोई कमी महसूस हुई थी, इसीलिए वो लेकर आए थे साम्यवादी व्यवस्था। जब साम्यवादी व्यवस्था ने जो सपने दिखाए वो सपने भी पूरे नहीं हुए, उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को भी त्याग दिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी उसका ही दबदबा हो गया, हर एक चीज पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा सा कर लिया, किसी नई विचारधारा को उत्पन्न नहीं होने दिया, किसी को फ्रीडम इतनी महसूस नहीं होने दी कि वो खुलकर अपनी बात कह सकें।
और जो ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, यानी कि जो ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के, वो भ्रष्ट हो गए। बात तो ये कही गई थी कि कोई अमीर गरीब नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तो बहुत सारी संपत्ति जुटा ली। आर्थिक पूंजी का इस्तेमाल, जो भी पूंजी इकट्ठी हुई, देखो यूएसएसआर ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर में चीजें बहुत ही बदहाल थी, यूएसएसआर बड़ा एडवांस भी था। यूएसएसआर ने बहुत तरक्की करी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि अधिकतर पैसा जो है हथियारों में, यहाँ तक कि परमाणु हथियारों में लगा दिया गया। जिस पैसे को जनता की सुविधाओं के ऊपर खर्चा जाना चाहिए था, उसको हथियारों पर अधिक खर्चा गया। अफगानिस्तान युद्ध के बारे में हम जानते हैं। अफगानिस्तान के राजा ने साम्यवाद को अपनाया और यूएसएसआर ने उसको सपोर्ट किया। और आप जानते हैं कि यूएसएसआर, अफगानिस्तान की जो जनता है, इसको तालिबान कहते हैं, उनको साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ यूएसए ने भड़काया। और इस युद्ध में सोवियत संघ का बड़ा पैसा खराब हुआ। 1979 से लेकर 1989 तक लेकर 10 साल तक ये युद्ध चलता है। 10 साल युद्ध में रहना कोई आम बात नहीं है। तो बड़ा पैसा खराब हुआ और पूंजीवादी देशों ने साम्यवादी जनता को खूब भड़काया कि ये जो व्यवस्था आपने अपना रखी है, ये इतनी अच्छी नहीं है, इतनी लुभावनी नहीं है। लोगों ने पिछड़ा हुआ महसूस किया अपने आप को। आपको याद होगा कि हमने एक बार बात की थी बर्लिन की दीवार के बारे में। बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, उसको बीच से बांट दिया गया, एक दीवार बना दी गई, और जो पूर्व का हिस्सा था वो यूएसएसआर के पास, और जो पश्चिम का हिस्सा था वो यूएसए के पास था। उस दीवार के अंदर जो है ऐसे झांक करके, जैसे दूसरी तरफ देखते साम्यवादी लोग, तो पूंजीवादी चमक धमक उनको दिखाई देती। वहां पर मैकडोनल्ड, बर्गर, कोका कोला, जीन्स की पैंट सब नजर आता। लेकिन जब अपना हाल देखते तो अपने आप को पूंजीवादी देशों की जनता के से बहुत पीछे पाते। तो जनता ने फिर सोचा कि जब साम्यवाद से भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना दोबारा से पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपनाया जाए। फिर इसी क्रम में जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो अध्यक्ष बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वो क्या करते हैं कि दो सुधार कर देते हैं। वो अपनी जनता की फीलिंग्स को समझते हैं, सोचते हैं कि इससे पहले कि जनता ही विद्रोह कर दे, हमको जनता को कुछ अधिकार देने चाहिए। तो पहला ग्लास नोट, जो कि खुलेपन, आर्थिक खुलेपन से संबंधित है, ग्लास नोट, तो थोड़ा आर्थिक खुलापन जनता को देते हैं। दूसरा है पेरेस्ट्राइका। पेरेस्ट्राइका में राजनीतिक पुनर्संरचना की बात की जाती है, पॉलिटिकली थोड़ा सा लिबरलाइज करते हैं, रिस्ट्रक्चराइजेशन करते हैं सिस्टम का, जनता को थोड़े अधिकार देते हैं। किया तो था अच्छे के लिए कि जनता जो है सेटिस्फाई फील करेगी, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। जनता को इतना अच्छा लगा कि जब थोड़े से अधिकारों से चीजें इतनी बदल सकती हैं, तो जनता ने और अधिक अधिकारों की मांग शुरू कर दी। और जनता ने क्या किया कि साम्यवादी जनता ने बर्लिन की दीवार को 1989 में गिरा दिया। तो 1989 में बर्लिन की दीवार को जनता ने तोड़ दिया। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जनता कम्युनिज्म में और ज्यादा विश्वास नहीं रखती, अब पूंजीवाद की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने अपने आप को यूएसएसआर से अलग करने की घोषणा की। 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी व्यवस्था का विघटन होगा तो इकोनॉमिक इक्वेशंस चेंज, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वेशंस चेंज नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं है, वो तो चेंज होंगी। तो इसके क्या परिणाम हुए? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि भाई, जैसे हमारे चैप्टर का ही नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि जो पावर के दो सेंटर हो गए थे, यूएसए और यूएसएसआर, उनमें से एक सेंटर खत्म हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया। और हुआ यह कि दुनिया में से एक ध्रुव खत्म हो गया, शक्ति का एक ध्रुव क्या हो गया, खत्म हो गया, और दुनिया पर अमेरिकी वर्चस्व छा गया। सोवियत संघ के टुकड़े हुए और 15 नए देश बने, जो कि सीआईएस कहलाए। क्या कहलाए? सीआईएस कहलाए। अब सीआईएस की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो सीआईएस की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल।
इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद जो 15 देश बने वो कहलाए सीआईएस। क्या कहलाए? सीआईएस। ठीक है जी। अब देखो, जब पहले सब 15 के 15 इकट्ठे थे तो इनके अधिकतर एस्टेब्लिशमेंट जो थे, कारखाने जो थे, इंडस्ट्रीज जो थी, वो मॉस्को शहर में थी। और जब इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया तो अब क्या होगा? उस एस्टेब्लिशमेंट को, उन कारखानों को, उन इंडस्ट्रीज को बेचकर अपना अपना हिस्सा अलग करना होगा। तो इसके टुकड़े होना निश्चित है। और ये जो प्रक्रिया है, जो साम्यवादी से पूंजीवादी बनने की जो प्रक्रिया है, ये कहलाई शॉक थेरेपी। क्या कहलाई? शॉक थेरेपी। वैसे शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ, यानी कि अगर इसका हम मीनिंग निकालें तो होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। लेकिन सोवियत संघ के टुकड़े करके उसको साम्यवादी से पूंजीवादी बनाया, इसे भी शॉक थेरेपी कहते हैं। और ये मॉडल को डिजाइन किया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और मेंशन कर देता हूं, कभी कभी पेपर में आता है कि चाइना ने बिना शॉक थेरेपी के अपने आप को साम्यवादी से पूंजीवादी बना लिया। हालांकि पूरी तरीके से पूंजीवादी नहीं बना है, पॉलिटिकली वो अभी भी कम्युनिस्ट ही है, साम्यवादी ही है। तो शॉक थेरेपी का चाइना से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग विषय है, वो आप जानते हैं। इसी क्रम में क्या हुआ कि सबकी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करने के लिए जो भी बड़े बड़े कारखाने थे उनको सस्ते दामों पर बेच दिया गया पूंजीवादी देशों को और कंपनियों को। इस इवेंट को कहा गया बिग गैराज सेल। क्या कहा गया? बिग गैराज सेल। बर्लिन की दीवार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी और 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। इसी के साथ शीत युद्ध का अंत होता है, दो ध्रुवीयता का अंत होता है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। अन्य ध्रुवों के, अन्य केंद्रों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। यूएसए और यूएसएसआर के अलावा भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इतनी शक्ति जुटा ली है कि वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सके। उनमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी वो हुआ यूरोप में ही। तो यूरोप बिल्कुल बर्बाद हो गया और यूरोप को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए 1948 में एक योजना चलाई गई जिसको कहते हैं मार्शल योजना। और मार्शल योजना से यूरोप के सभी देशों पर इतना कर्ज हो गया कि उनको उस कर्ज से निकलने के लिए एक नया संगठन बनाना पड़ा, जिसका नाम उन्होंने रखा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। क्या रखा? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। और इस यूरोपीय आर्थिक 1957 में बनाया। और ये 1957 में बनाया हुआ आर्थिक संघ ही आगे चलकर 1992 में मास्ट्रिस्ट की संधि के तहत बन जाता है यूरोपीय संघ। अब इसमें मेन क्या है? मेन ये है सर कि इसके पास इतनी शक्ति कैसे आ गई कि ये विश्व की राजनीति को प्रभावित करने लगा। देखो, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसको क्या करते हैं, आर्थिक से राजनीतिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आर्थिक से राजनीतिक बनाते हैं। कैसे सर? देखिए, इनके पास दो ऐसे सदस्य देश रहे जिनके पास वीटो पावर है, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन। और फ्रांस और ब्रिटेन ने इस वीटो पावर का इस्तेमाल यूरोपीय संघ की फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में इन्होंने धीरे धीरे अपनी पार्लियामेंट बनाई, अपना फ्लैग बनाया, अपना एंथम बनाया और अपनी एक करेंसी बनाई जिसको यूरो कहते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, अपनी खुद की पार्लियामेंट, अपना एंथम, अपना फ्लैग, ये इसको इकोनॉमिक से बढ़ाकर कैसा दिखा देते हैं? राजनीतिक बनाते हैं, पॉलिटिकल बना देते हैं। ठीक है। और इसी में हमको एक चीज और भी समझनी होगी, सांगेन वीजा के बारे में। सांगेन वीजा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे एक ही वीजा से हम क्या कर सकते हैं, यूरोप के 28 देशों में जा सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमको समझना होगा कि इनके रास्ते में कुछ मुश्किलें भी हैं। 2003 में
यूरोपीय संघ जो है कोशिश करता है एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, संविधान बनाने की, लेकिन उस प्रयास में ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार यूरोपियन यूनियन आर्थिक से कैसा बन जाता है, राजनीतिक बन जाता है। इसके अलावा हम बात करें आसियान की, तो आसियान जो है उसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। 1967 में 5 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं। अब इनकी संख्या 10 हो चुकी है। इसमें 5 और सदस्य जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो इनका मेन फंडा क्या है, विश्व की राजनीति में इन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी कैसे हासिल कर ली। देखो आजकल की दुनिया में युद्ध सब कर रहे हैं, विवाद सब कर रहे हैं, लेकिन सलाह की बात बहुत कम लोग करते हैं। तो आसियान के का मेन है शांति, हर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना। इसके 3 पिलर्स हैं। पहला आर्थिक, एक दूसरे की आपस में आर्थिक मदद करना। सहयोग और सुरक्षा, सहयोग से सुरक्षा करना। जब हमने सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ा था तो हमने कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में जाना था, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे की सुरक्षा करना। तीसरा इसका जो मेन पिलर है वो है सांस्कृतिक बढ़ावा, एक दूसरे की संस्कृति को क्या करना, बढ़ावा देना। ये इसके 3 पिलर्स है, 3 पिलर्स ऑफ आसियान। अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की जो शैली है उसको हम आसियान शैली कहते हैं। इंग्लिश में इसको आसियान वे भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसमें एक चीज हमको और जाननी है, आसियान विजन 2020, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि आसियान विजन 2020 की विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं ये है कि आसियान को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर महत्व देना और प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना। इसी कड़ी में वो पूर्वी तिमोर और वो जो कंबोडिया का जो विवाद था उसको सुलझाने में भी काफी मदद आसियान ने की थी, जिसको हम शार्क के नाम से जानते हैं। शार्क की फुल फॉर्म पूछता है तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी कि ये एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। 1985 में भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, इसमें फिलहाल 8 सदस्य हैं, लेकिन पहले 7 थे। अफगानिस्तान इसमें बाद में जुड़ता है। भारत और उसके पड़ोसी देश एक संगठन बनाते हैं जिसमें वो साउथ एशियन जो रीजन है, यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश जो है, वो इस एरिया में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाते हैं। लेकिन ये संगठन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाता जितना कि आसियान जैसे छोटे संगठन भी छोड़ देते हैं। क्यों नहीं है, क्यों इतना इंपैक्ट नहीं है शार्क का? क्योंकि इन देशों के बीच में आपसी विवाद हैं, सीमा विवाद, जल विवाद, सांस्कृतिक विवाद। तो अपने विवादों में ही उलझ कर रह जाता है शार्क संगठन। अगर आपसे पूछा जाता है कि शार्क को उपयोगी या प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए, तो फिर आप अपनी समझ से उसका उत्तर देंगे, जिसमें आप लिख सकते हैं कि यदि शार्क देश आपस में क्या करें, बातचीत करें, शांतिपूर्ण वार्ता करें और अपने विवादों को निपटा लें, तो फिर इस एरिया में बड़ी संभावनाएं हैं। मेन तो इसमें भारत और पाकिस्तान के विवाद ही चलते रहते हैं। एक कार्टून भी हमने देखा था कि एक मेज है, उसमें 2 कुर्सियां सेंटर में हैं और बाकी सब लोग उस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं कि पहले आप अपने विवाद सुलझा लीजिए तभी कोई बात आगे हो। वो संबंधित है शार्क से। इसी में आता है साफ्टा। साफ्टा यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2004 में सार्क कंट्रीज जो है वो एक नया प्रयोग करते हैं साफ्टा का, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि भाई हम भी क्या करेंगे, यूरोपियन यूनियन के तरीके से एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे। लेकिन ये प्रयोग असफल हो जाता है क्योंकि साउथ एशियन नेशंस को लगता है कि भाई इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया ही इस एरिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा चीजें इंडिया ही उत्पादित करता है और वो क्या करेगा, अपने माल को टैक्स फ्री तरीके से हमारे यहाँ हमारे बाजारों में बेचेगा। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, इंडिया को होगा। लेकिन अगर ये
हालांकि हमने कुछ कंट्रीज के साथ ये किया भी है एग्रीमेंट, लेकिन पूरे तरीके से शार्क रीजन में ये लागू नहीं हो पाया। अब आते हैं चाइना के ऊपर। देखो, चाइना जैसे यूएसएसआर साम्यवादी है, वैसे ही चाइना भी साम्यवादी था, और चाइना ने अपने आप को समय समय पर बदला है। इसीलिए वो इकोनॉमिकली काफी ग्रोथ कर गया, और इतनी ग्रोथ कर गया है कि चाइना आज के समय में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और हम जैसे विकासशील देशों को, हालांकि चाइना भी विकासशील देश ही है, हम जैसे विकासशील देशों को चाइना के बारे में केस स्टडी जरूर करनी चाहिए कि भाई चाइना कैसे इतनी तरक्की कर गया। चाइना की तरक्की करने का कारण है समय समय पर अपने आप को बदलना। चाइना ने 1972 में अपने राजनीतिक एकांतवास को खत्म किया। पहले चाइना के किसी भी दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, वो बिल्कुल एकांतवास में था, आइसोलेशन में, किसी से बात ना करना, अलग ही सिस्टम अपनाना। लेकिन 1972 में चाइना ने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारे, वहां से मॉडर्नाइजेशन सीखा और अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया। चाइना के ऑनलाइन जो है, उनको यह श्रेय जाता है कि उन्होंने चाइना में मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। और मॉडर्नाइजेशन के बाद 1978 में देन शाओपिंग जो है, खुले द्वार की नीति चाइना में इंप्लीमेंट करते हैं। खुले द्वार की नीति का बेसिक मतलब यही है कि ग्लोबलाइजेशन को अपनाना, फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट करना कि वो आकर के हमारे देश में अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करें। 1984 में इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया एग्रीकल्चर को, और 1998 में इन्होंने इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया। और इसी कड़ी में 2001 में ये WTO में शामिल हो गए, जिससे इनका सभी देशों के साथ व्यापार करना और भी आसान हो गया। तो इस प्रकार चाइना ने अपने आप को इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट कर लिया। पॉलिटिकली अभी भी ये कम्युनिस्ट ही है, अभी भी चाइना में एक ही पार्टी है, अभी भी चाइना में इतने ज्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स जनता के पास नहीं है। लेकिन समय की चाल को समझते हुए चाइना ने अपने आप को बदला और यूएसएसआर जैसे विघटन से अपने आप को बचाया, और आज चाइना यूएसए को भी टक्कर दे रहा है। चलो, समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया क्षेत्र के बारे में जब हमने शार्क पढ़ा था तो उस समय भी हमने जाना था कि भारत और उसके पड़ोसी देश जो है दक्षिण एशिया क्षेत्र में आते हैं। इसमें हमने पेयर बनाए हैं। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट में हमको जानना है कि दक्षिण एशिया के किस देश में किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, क्या क्या समस्याएं वहां पर आ रही हैं। ये एक प्रकार से एक रीजनल केस स्टडी है। तो हमने जो पहला पेयर बनाया है वो बनाया है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है और मार्शल लॉ लागू हो जाता है, यानी कि मिलिट्री रूल लागू हो जाता है, और ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है। इसका कारण पूछते हैं कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के क्या कारण हैं। तो इसके 4 कारण हैं। पहला कि यहाँ की पाकिस्तान की सेना का पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कामकाज में बहुत ज्यादा दखल है, इंटरफेरेंस है। और इसके अलावा जो दूसरा कारण है, धर्म गुरुओं का बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वर्चस्व है। यहाँ की गवर्नमेंट भी रिलीजियस गुरुओं से कंसल्ट करके कोई काम करती है। और आतंकवादियों का, टेररिस्ट का बड़ा डोमिनेंस है इन कंट्रीज में। इसके अलावा इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत कमी है। तो गवर्नमेंट जो भी करना चाहती है तो किसी ना किसी ग्रुप के खिलाफ वो चीज चली जाती है और फिर उसको बैकफुट पर आना पड़ता है। यही कारण है कि वहां पर कभी सैन्य शासन लागू हो जाता है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 2006 तक राजतंत्र रहा है। 2006 से पहले नेपाल में 20 साल तक संघर्ष चलता रहा 3 पक्षों में, जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टी कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। माओवादी, लोकतंत्रवादी और राजतंत्रवादी। यानी कि जो लोग ये चाहते थे कि नेपाल में राजा का शासन बना रहे, एक पार्टी तो वो हो गई। दूसरी पार्टी जो ये चाहती थी कि भाई
नेपाल से राजतंत्र खत्म होकर नेपाल में क्या आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए। और तीसरी पार्टी होती है माओवादी। माओवादी आप जानते हैं चाइना के जो प्रीमियर रहे माओ त्से-तुंग, उनके विचारधारा को मानने वाले लोग, ठीक है। तीनों में 20 साल तक संघर्ष चला और 2006 में जाकर एक सहमति बनती है और वहां पर लोकतंत्र आता है। अभी नेपाल में आपने देखा क्या हो रहा है, नेपाल में जेन जी आंदोलन हुआ और फिर से ऐसा लगा कि नेपाल से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी नेपाल में क्या है, लोकतंत्र ही कायम है। इसी कड़ी में बात करें तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश जिसमें अभी भी राजतंत्र है, हालांकि वो संवैधानिक राजतंत्र है, तो वो देश है भूटान। भूटान आप जानते हैं भारत के नक्शे को अगर देखेंगे तो देखो यहां भारत का नक्शा है ना, तो यहां पर पड़ता है भूटान। और भूटान दक्षिण एशिया एरिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें आज भी संवैधानिक राजतंत्र काम करता है। इसी कड़ी में हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव में भी 1968 तक सल्तनत रही, उसके बाद यहां पर भी संविधान या लोकतंत्र आया। श्रीलंका और भारत इस एरिया के दो ऐसे देश हैं जिनमें आजादी के बाद से आज तक लोकतंत्र ही क्या है, कायम है। और श्रीलंका के बारे में आप जानते हैं ना, यहाँ एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जातीय संघर्ष चल रहा है तमिलों के बीच और सिंहलियों के बीच। देखो श्रीलंका में जो तमिल है वो माइनॉरिटी है, कम संख्या में है, और सिंहली जो है वो मेजॉरिटी है। सिंहली तमिलों को भारत का मानते हैं, इसलिए श्रीलंका में उनको कोई अधिकार नहीं देते। और इसी कन्फ्लिक्ट में तमिलों ने एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी कि तमिल संस्कृति की आजादी के चीते। और इनके बीच में जातीय संघर्ष चलता रहता है। इसके जो प्रमुख थे LTTE के, वो था प्रभाकरण, उनको पीछे मार गिराया था। यहाँ पर आपको जानते हैं कि जब राजीव गांधी 1985 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 1987 में भारतीय शांति सेनाएं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में भेज दी थी। तो यहां हमने डिस्कस किया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से विवाद चल रहे हैं। यूएनओ के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो आप, जब हमने क्लास को शुरू किया था उसके बारे में, यूएनओ के इतिहास के बारे में जाना था कि यूएनओ से पहले भी एक संस्था थी जिसको हम कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो एक संस्था बनाई गई थी, उसका काम यह था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो पाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हो गया। इसका मतलब वो संस्था फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि उस संस्था के पास, लीग ऑफ नेशंस के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को यह समझा सके कि दूसरा विश्व युद्ध कितना भयानक होगा और उनको वह युद्ध करने से रोक पाए। इसलिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की कमियों को पहचाना गया और उन कमियों को दूर किया गया, उसे भरपूर संसाधन दिए गए और एक नई संस्था बनाई गई, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। और यह संस्था अभी तक अपने काम में पूर्ण रूप से सफल रही है। हालांकि कई सारे पार्शियल युद्ध आपने देखे होंगे, छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं, लेकिन एक फुल फ्लेज वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाया। तीसरा विश्व युद्ध इसने अभी तक नहीं होने दिया है। लेकिन आजकल राजनीति में एक प्रश्न बड़ा ही बर्निंग है, बड़ा ही छाया हुआ है कि जब शक्ति के दो ध्रुव थे, यूएसए और यूएसएसआर, एक पूंजीवादी एक साम्यवादी, लेकिन 1991 में साम्यवादी व्यवस्था खत्म हो गई, यूएसएसआर के क्या हो गए, टुकड़े हो गए, तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई। तो फिर ऐसी संस्था की क्या अब आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है, क्या इसका यूटिलाइजेशन है? अब इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमको अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए, उन पर बहस करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है और यूएनओ इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। पहला सेक्रेटरीट, सचिवालय, यानी कि ऑफिस है। यूएनओ का क्या है?
ऑफिस है। आप जानते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वहां पर हर साल होती है महासभा। क्या होती है? महासभा, यानी कि जनरल असेंबली। हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री सितंबर महीने में न्यूयॉर्क जाते हैं। किस लिए जाते हैं जी? महासभा में भारत का पक्ष रखने। साल भर में हमने मानवता के लिए क्या क्या किया, हमने क्या क्या परेशानियां झेली, हमको किस राष्ट्र से क्या समस्या आ रही है, हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, दुनिया हमारे प्रति कैसा सोच रही है, ये सब बातें दुनिया के सामने रखने हम जाते हैं महासभा में। तीसरा अंग है न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल। विवादित क्षेत्रों के निपटान के लिए न्यासिता परिषद बनाई गई थी। 1994 में पलाऊ वो लास्ट ऐसी जगह थी जिसका निपटारा न्यासिता परिषद ने किया। उसके बाद से लेकर अब तक न्यासिता परिषद जो है वो सस्पेंडेड है, समाप्त है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। हेग शहर में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। यहां पर जब किसी दो राष्ट्रों में कोई कानूनी विवाद आ जाता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उस कानूनी विवाद को निपटान किया जाता है। नेक्स्ट इज आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड कल्चरल काउंसिल। ये वो संस्था है, ये यूएनओ का वो अंग है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत, पोषण, इन सब के ऊपर क्या करता है? ध्यान देता है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट अंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है उसके काम क्या है, क्या काम करता है सुरक्षा परिषद। इसको दुनिया की पुलिस भी कहा जाता है। दुनिया में शांति बनाए रखने का काम किसके जिम्मे है? यूएनओ की सुरक्षा परिषद के जिम्मे है। इसको इंग्लिश में यूएनएससी भी कह देते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। दुनिया में कहां पर यूएनओ की शांति सेनाओं को भेजना है, ये जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहां पर सेटल होता है? सुरक्षा परिषद में होता है। सभी अंतरराष्ट्रीय निर्णय सुरक्षा परिषद में लिए जाते हैं। आम सभा में, महासभा में चर्चा तो होती है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कहां लिए जाते हैं? सुरक्षा परिषद में ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके संरचना के बारे में काफी पूछता है, इसकी संरचना क्या है। तो इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं जिनके पास है वीटो पावर, जिसमें है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। कई बार क्वेश्चन भी आता है वीटो पावर का क्या मतलब है। वीटो पावर का मतलब होता है मना करने की शक्ति। अगर इन 5 देशों में से किसी एक ने भी किसी अंतरराष्ट्रीय निर्णय के लिए मना कर दिया तो वह निर्णय टल जाता है, वह काम नहीं होता है। तो किसी भी निर्णय को लेने के लिए इन 5 के 5 का सहमत होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जो हर 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब बर्निंग टॉपिक ये है कि सर इसमें सुधार करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि सुधार की जरूरत क्या है, क्यों सुधार करना चाहिए, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि इसमें रिफॉर्म्स आवश्यक हो गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप इन 5 देशों को देखें तो इनमें वेस्टर्न कंट्रीज हैं। 3 तो इनमें से वेस्ट कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ठीक है, तो वेस्टर्न डोमिनेंस क्या है इसमें? ज्यादा है। एशियाई देशों में से और सिर्फ चीन ही इसमें शामिल है, रशिया जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। बेसिक है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में से कोई भी देश स्थायी तौर पर यूएनएससी में शामिल नहीं है। तो हो ये रहा है कि विश्व की जो जनसंख्या है उसका सही प्रतिनिधित्व यूएनएससी में नहीं हो रहा है। तो सभी को प्रतिनिधित्व मिल पाए इसके लिए इसमें चेंज किए जाने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें कभी चेंज हुए नहीं है। 1965 में यूएनएससी की संरचना में एक बार चेंज हुआ है। पहले, अब जो हम अस्थायी सदस्य 10 देख रहे हैं, 1965 में ये 6 ही थे। 1965 तक, 1945 से 1965 तक 6 अस्थायी सदस्य होते थे। 1965 में इसको बदलकर 10 किया गया। और कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जो 1997 में सुझाई गई कि अगर किसी राष्ट्र को अस्थायी सदस्य भी बनना है सुरक्षा परिषद का तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि वो आबादी की दृष्टि से बड़ा देश होना चाहिए, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सैन्य दृष्टि से मजबूत राष्ट्र होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए,
मानव अधिकारों को मानने वाला होना चाहिए और यूएनओ में लगातार योगदान देने वाला देश होना चाहिए। यदि उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं तो फिर वो एलिजिबल है अस्थायी सदस्यता के लिए। और स्थायी सदस्यता के लिए भी यही क्वालिटीज, यही मापदंड सुझाए गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अस्थायी सदस्यता को तो बढ़ा भी दिया गया, लेकिन स्थायी सदस्यता को जब बढ़ाने की बात कही जाती है तो वीटो पावर वाले देश अपनी शक्ति को दूसरे देशों के साथ साझा करना ही नहीं चाहते। इस वजह से ये कभी हो ही नहीं पाया। इसमें हमको एक चीज और समझनी होगी कि भारत जो है लगातार स्थायी सदस्यता की मांग करता आ रहा है, क्योंकि भारत के पास ये सारी क्वालिटीज हैं। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, मानव अधिकारों का सम्मान करने वाला देश है और लगातार यूएनओ में योगदान देने वाला देश है। भारत ही नहीं बल्कि ब्राजील, जर्मनी, जापान, इन्हें G4 कहते हैं। G4 कंट्रीज वे कंट्रीज हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की संख्या को बढ़ाने की मांग करती हैं, जिनमें 4 देश मुख्य हैं, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। इनके खिलाफ या इनसे विपरीत विचारधारा रखने वाले देश, जैसे उनको कॉफी क्लब कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इटली और साउथ कोरिया शामिल है। अगला टॉपिक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें सबसे पहले हमको समझना होगा कॉमन ग्लोबल्स को, यानी कि साझी विरासत को या साझी संपदा जिसको हम कहते हैं। देखो, एनवायरनमेंट का वो हिस्सा, पर्यावरण का वो हिस्सा जो किसी एक राष्ट्र के क्षेत्र में, एक राष्ट्र के अधिकार में नहीं आता, जिस पर पूरी दुनिया का बराबर अधिकार होता है, उसको हम साझी विरासत कहते हैं। इसमें 4 चीज मुख्य हैं। पहला, वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है। दूसरा, महासागर की सतह और अंतरिक्ष और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, पूरी दुनिया का इन पर समान अधिकार है। इसके बाद हमको एक बात समझनी होगी कि दिक्कत क्या है, पर्यावरण में समस्या क्या आ रही है, पर्यावरण को राजनीति का मुद्दा क्यों बना दिया गया है। क्या ये हमको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ना चाहिए था, या हमको एनवायरमेंटल स्टडी में नहीं पढ़ना चाहिए था, फिर हम इसको राजनीति में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो संसाधनों का ह्रास हो रहा है, ये इसमें इसको कोई रोक सकता है तो वो पॉलिटिकल पावर ही है। कोई एक देश अकेला इस प्रदूषण को नहीं रोक सकता, इस समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसके लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसलिए ये पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें इस बात पर तो सभी राजी हैं कि ये सबकी साझी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना। लेकिन दिक्कत यहां आ रही है, ये इस बात पर तो हम सब एग्री करते हैं कि भाई सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे नॉर्थ की कंट्रीज हैं, देखो वहां ब्लू कलर में दिखाए गए हैं उत्तर के देश यानी कि नॉर्दर्न कंट्रीज, और रेड कलर में दिखाए हैं साउथ के देश, दक्षिण के देश। और यहीं से एक विवाद उत्पन्न होता है। जो उत्तर के देश हैं उनको विकसित देश कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारा उत्पादन किया है और पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जबकि दक्षिण के देशों ने कम, ये विकासशील देश हैं, इन्होंने उत्पादन भी इतना नहीं किया है, अभी ये विकास की यात्रा में लगातार कार्यरत हैं, इन्होंने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो उत्तर के देश कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, लेकिन विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम है, विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है। उत्तर के देशों ने बहुत ज्यादा नुकसान पर्यावरण को पहुंचाया है, तो उनको अपनी विकास यात्रा में ज्यादा कटौती करनी पड़ेगी। इसको हम नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट से भी जानते हैं और कलेक्टिव बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जानते हैं, यानी कि साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी के नाम से भी जानते हैं। इसी कड़ी में हमें बात करनी होगी मूल निवासियों के बारे में। मूल निवासी, देखो विकास, जब कोई प्रोग्राम चलता है विकास का, डेवलपमेंट का, तो हमको जमीन की, भूमि की आवश्यकता पड़ती है। उस समय एक विवाद ये खड़ा हो जाता है कि हम जिस भी जमीन पर वो काम कर रहे हैं वो किसकी है, वहां का मूल निवासी कौन है। तो मूल निवासी जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में सुझाया है, बताया है कि वे लोग जो लंबे समय से एक जगह पर रह रहे हैं और किसी दूसरी संस्कृति ने वहां आकर कब्जा कर लिया है,
तो जो पहले से रह रहा है वो वहां का क्या है, मूल निवासी है। ठीक है, इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक बात आती है एजेंडा 21 क्या है और टिकाऊ विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अभी जो हम विकास का मॉडल अपना रहे हैं उससे विकास तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को बहुत नुकसान भी हो रहा है। ये तो आप अपने यहीं देख लो, पॉल्यूशन, कितना पॉल्यूशन है। अब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति लगातार बीमार पड़ रहा है, हजारों की संख्या में लोग मर भी रहे हैं। तो इस प्रकार ये विकास चलता रहेगा क्या? ये तो नहीं चलेगा। थोड़े दिन बाद मुझे लगता है कि मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेवलपमेंट के लिए ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और डेवलपमेंट भी होता रहे। जैसे हम जीवाश्म ईंधन जलाने, जैसे तेल वगैरह जो हम पेट्रोल डीजल जो जला रहे हैं उनकी जगह पर हम रिनोवेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, थर्मल एनर्जी को छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, जो पानी से हम जो बिजली बनाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और रियो सम्मेलन में, पहले पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में, जो कि रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ, वहां पर एजेंडा 21 सेट किया गया, यानी कि कुछ ऐसे तरीके सुझाए गए जिनसे विकास भी चलता रहे और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। इन तरीकों को ही क्या कहा गया, एजेंडा 21 कहा गया। ठीक है, सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो समकालीन विश्व में सुरक्षा में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि हमको इसको अलग से पढ़ना पड़ गया। देखो, जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, तो नए नए प्रकार के खतरे भी डेवलप हो रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब ही होता है, सुरक्षा का मतलब ही है खतरों से बचाव, खतरों से मुक्ति। ठीक है, खतरों को कम करना ही सुरक्षा कहलाती है। तो पहले अलग टाइप के खतरे थे, आज के समय में अलग टाइप के खतरे उत्पन्न हो गए हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाले खत्म हो गए, पहले वाले भी हैं और नए नए खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं। तो हमको उसी तरीके से सुरक्षा को भी समझना होगा। सुरक्षा की जो पुरानी अवधारणा है, जिसको हम पारंपरिक अवधारणा कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, उसमें हमें दो टाइप के थ्रेट्स होते थे, खतरे होते थे। एक तो बाहरी खतरे, जिसमें दूसरे देश का आक्रमण और युद्ध होता है। एक इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक खतरे, यानी कि जिसमें सिविल वॉर या गृह युद्ध आ जाता है या अलगाववाद आ जाता है, जब देश से कुछ लोग अलग होना चाहते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी इसी का एग्जाम्पल है। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स, बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे। अब ये खतरे तो हैं ही, इनके अलावा कुछ नए खतरे उत्पन्न हो गए हैं जिनको कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी। इसमें दो टाइप के खतरे हैं नॉन ट्रेडिशनल में भी। कुछ ऐसे खतरे हैं जिनसे मानवता को खतरा है, जैसे लगभग 7 अरब जो है पॉपुलेशन है दुनिया की, और इतने सारे लोगों के बीच लगभग 200 से ज्यादा देश हैं। इतने सारे देशों के बीच, इतने सारे लोगों के बीच यदि कोई देश, किसी देश में कुछ लोग भूख से मर जाते हैं तो वो पूरी मानवता के लिए क्या है, खतरा है। भूखमरी मानवता के लिए एक खतरा है। महामारी, जैसे हमने अभी कोविड देखा, महामारी जो है, कोविड जैसी एपिडेमिक जो है, वो पूरे मानवता के लिए क्या है, खतरा है। और कुछ इससे भी बड़े खतरे हैं जिसमें ना केवल मानव खतरे में है बल्कि पूरी दुनिया ही खतरे में है। जैसे आतंकवाद, जिसको वैश्विक खतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेररिज्म और ग्लोबल वार्मिंग। देखो, भूखमरी तो हो सकता है कि किसी एक देश में हो, किसी एक एरिया में हो, लेकिन टेररिज्म पूरी दुनिया में है। और क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग, उससे भी पूरी दुनिया इफेक्टेड है। तो ये गैर पारंपरिक खतरे हैं, पहले ऐसे खतरे नहीं थे। पहले हमको केवल अपनी आंतरिक चीजों को ठीक रखना होता था और बाहरी आक्रमण से अपनी जनता की सुरक्षा करनी होती थी। लेकिन आज के समय में हमको महामारी से भी बचना है, आतंकवाद से भी बचना है, ग्लोबल वार्मिंग से भी बचना है। तो इनके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। इनके उपाय क्या हैं? अगर हमको पारंपरिक सुरक्षा में बाहरी खतरों से बचना है, जिसमें युद्ध है, शस्त्रीकरण है, आक्रमण है, इन सब चीजों से बचना है, तो युद्ध से बचने का एक उपाय है जिसको हम कहते हैं अपरोध, डेटरेंस। यानी कि युद्ध को टालने के लिए आप जो भी रणनीति अपनाते हैं वो डेटरेंस कहलाती है। कई सारे तरीके हैं, जैसे आप आत्मसमर्पण कर दीजिए तो युद्ध टल जाएगा, या आप शक्ति संतुलन कर लीजिए,
बैलेंस ऑफ पावर कर लीजिए, आपका जो दुश्मन है उससे ज्यादा शक्ति जुटा लीजिए या उसकी जितनी शक्ति जुटा लीजिए, तो भी वो जोखिम लेने को तैयार नहीं होगा, तो युद्ध टल जाएगा। इसी में आता है न्यूक्लियर डेटरेंस। क्या आप न्यूक्लियर शक्ति बना लीजिए तो न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए युद्ध ही टल जाएगा। तो जैसे भी आप युद्ध को टालें वो डेटरेंस कहलाएगा, अपरोध कहलाएगा। ठीक है। अगर बात करें आंतरिक खतरों की, जिसमें गृह युद्ध और अलगाववाद जैसी क्षेत्रीय आकांक्षाओं जैसी चीजें आती हैं, उसके लिए हमको शांतिपूर्ण बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जो भी ऐसा ग्रुप है जो देश में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, उनकी बातों को शांतिपूर्वक ढंग से सुनना और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के वो समस्या हल होगी। अब हम आते हैं मानवता के। देखो, जो खतरे मानवता को है और वैश्विक खतरे, मानवता के खतरे और वैश्विक खतरे, ये ऐसे खतरे हैं इनको कोई एक देश नहीं निपट सकता इनसे। इनके लिए हमको सहयोग मूलक सुरक्षा अपनानी पड़ेगी, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अपनानी पड़ेगी। यानी कि जब एक देश किसी खतरे से नहीं निपट सकता है तो विभिन्न देश मिलकर एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। इसी प्रक्रिया में हम बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे हमने बनाया है यूएनओ। ठीक है। और हम क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते हैं, जैसे हमने शार्क और आसियान बनाए हैं। कुल मिलाकर के हमको एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक दूसरे की सुरक्षा करनी है, तभी जाकर हम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स से मुकाबला कर पाएंगे। आतंकवाद एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी देश अकेला नहीं निपट सकता। जब तक सभी देश एक साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ काम नहीं करेंगे, जब तक दुनिया में आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। जब तक हम सब सारे देश मिलकर अपनी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक ग्लोबल वार्मिंग कम होने वाली नहीं है। इसलिए हमको कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अपनानी पड़ेगी। वैश्वीकरण। देखो, वैश्वीकरण का मतलब है विश्व का एकीकरण। और विश्व का एकीकरण जो है, ऐसा नहीं है कि पहले जैसे विश्व जुड़ा हुआ था, बाद में महाद्वीप अलग हो गए तो फिर दोबारा से जुड़ गए, ऐसा नहीं है। इनके बीच का जो लेन देन है, आदान प्रदान है, वो इतनी तेज स्पीड से होने लगा है कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया क्या हो गई है, एक ही हो गई है। तो इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका है टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमको पूरी दुनिया एक ही नजर आती है। जैसे हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वीडियो कॉल के लिए एक से दूसरे कमरे में बैठा आदमी भी वैसा ही है और एक देश से दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति भी वैसा ही है, तो एक ही हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इससे व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार, इनका आदान प्रदान जो है वो बहुत ही तेज हो गया। मोटे तौर पर वैश्वीकरण के 3 डायमेंशंस माने जाते हैं। बहुआयामी प्रक्रिया है। 3 प्रकार के वैश्वीकरण हम समझते हैं: आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और सामाजिक वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब है पूंजी का आदान प्रदान, पैसे का आदान प्रदान। इससे क्या है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचा है। जिन देशों में पैसे की कमी थी और वे देश अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं थे, वहां पर वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। विदेशी मुद्रा, विदेशी धन वहां पर पहुंच पाया है वैश्वीकरण की वजह से, तो वहां की अर्थव्यवस्था सुधर पाई है। बात करें हम राजनीतिक वैश्वीकरण की, तो अब क्या है कि पहले तो हर देश सिर्फ अपने लिए निर्णय लेता था। अब क्या है कि एक देश का लिया हुआ निर्णय सभी देशों पर प्रभाव छोड़ता है, इसलिए वो इतना स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसको विश्व के साथ सामंजस्य बिठा करके रहना है। बात करें सामाजिक वैश्वीकरण की, तो पहले ऐसा होता था कि हम केवल अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने गीत, अपने गानों तक ही, अपने त्योहारों तक ही सीमित थे। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा विस्तार से, चीजों के लेन देन से, आवागमन से, शेयरिंग से, दुनिया भर की भाषाएं, दुनिया भर के त्योहार, दुनिया भर के संगीत, दुनिया भर के पहनावे प्रत्येक देश में देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभावों की। देखो, अगर हम बात करें आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव की, तो आर्थिक वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं और कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। सकारात्मक प्रभाव तो ये है कि अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी पूंजी का निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे इंडस्ट्रीज काफी
तेजी से विकसित हुई हैं और इंडस्ट्रीज के बढ़ने से, मल्टीनेशनल कंपनीज के बढ़ने से बेरोजगारी बहुत कम हुई है। ठीक है। अगर इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जो घरेलू उद्योग है, जो किसी देश का अपना देसी उद्योग है, उसको विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। विदेशी कंपनियां बड़े पैसे के साथ आती हैं तो वो घरेलू उद्योग उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाता, तो उसका बड़ा ही क्या होता है, नुकसान होता है। और ये जो पहले हाथ से चीजें बनाते थे हस्तकलाकार, इन लोगों का बड़ा नुकसान है, क्योंकि बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होने से मास लेवल पर मशीनों से ही प्रोडक्शन होता है, तो आज के समय में हैंडीक्राफ्ट्स को इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं है। अगर हम बात करें इसके राजनीतिक प्रभाव की, अगर राजनीतिक में भी सकारात्मक प्रभाव की बात करें, देखो पहले सरकारें अपने नागरिकों को बेहतर रोजगार नहीं दे पा रही थी, बेहतर सुविधाएं नहीं दे पा रही थी, लेकिन वैश्वीकरण के कारण से सरकारें अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर रोजगार उपलब्ध करा पाई है। यहां तक कि पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि पैसा ही नहीं था। वैश्वीकरण आने से सरकारें बेहतर ढंग से अपने नागरिकों के लिए काम कर पाई हैं। अगर इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सरकारों की शक्ति घटी भी है। पहले कोई भी देश अपने निर्णय स्वयं ले सकता था, किंतु वैश्वीकरण के दबाव में अब कोई भी देश अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाता है, उसको वैश्वीकरण के दबाव में ही कोई निर्णय लेना पड़ता है। यहां तक कि बाजारों से सरकारों का नियंत्रण भी खत्म हो गया है। महंगाई अनियंत्रित तौर से बढ़ती ही जा रही है, सरकार का बाजार पर नियंत्रण नहीं है। अगर बात करते हैं सामाजिक वैश्वीकरण की, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की, तो सकारात्मक प्रभाव तो ये हुए कि हमारे पास विकल्प बहुत बढ़ गए हैं। हर एक चीज में विकल्प बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें, यहां तक कि आप देखो खाने के विकल्प देखो आप, पहले हमारे यहाँ इतने ज्यादा व्यंजन नहीं थे, आज देखो पिज्जा, पास्ता, बर्गर, पता नहीं क्या क्या चीजें चली हुई हैं। अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो पहले हमारे यहाँ क्लासिकल संगीत होता था, लेकिन अब हमारे पास हम बहुत सारे देशों के संगीतों को सुनते हैं, है ना। स्पेनिश म्यूजिक सुनते हैं, अमेरिकन सुनते हैं, इटालियन सुनते हैं, पॉप, जैज, पता नहीं क्या क्या हम सुनते हैं। अगर हम बात करें त्योहारों की, तो विभिन्न त्योहार हो गए। पहले होली, दिवाली, ईद, यही हमारे मुख्य त्योहार होते थे, या हम गुरुपुर्ब लगाए। अब देखो कितने सारे क्रिसमस है और कितनी सारी तो छुट्टियां हो जाती हैं त्योहारों के नाम की, वो भी फायदा है नहीं। अगर बात करें नेगेटिव्स, क्या नकारात्मक प्रभाव में है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के, तो हुआ यह है कि पश्चिमी संस्कृति पूरी दुनिया पर छा रही है। पूरी दुनिया का मैकडोनलीकरण हो रहा है। आप देखिए, गरीब से गरीब अविकसित देश भी होगा तो वहां पर आपको मैकडोनल्ड देखने को मिलेगा। लोग अपने यहाँ के व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अपनाते जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि विभिन्न देशों की मूल संस्कृतियों को क्या हो गया है, खतरा उत्पन्न हो गया है। पूरी दुनिया पर वेस्टर्न डोमिनेंस छा गया है कल्चरल तरीके से। ठीक है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण की आलोचना की। देखिए, वामपंथी वो विचारधारा होती है जो गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित के बारे में बात करते हैं। दक्षिणपंथी वो विचारधारा होती है जो उद्योग धंधों, इंडस्ट्री, इनके बारे में विचार करते हैं। दोनों के विचार हमेशा अलग अलग रहते हैं, लेकिन वैश्वीकरण के बारे में दोनों एक मुद्दे पर सहमत होते हैं कि वैश्वीकरण की दोनों ही आलोचना करते हैं। वामपंथी किस लिए आलोचना करते हैं? वामपंथी कहते हैं कि वैश्वीकरण आने से अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस वैश्वीकरण का फायदा बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा हुआ है, फॉरेन कंपनीज को ज्यादा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज को ज्यादा हुआ है, बजाय के मजदूरों के, किसानों के। ठीक है। और दक्षिणपंथी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने से जो घरेलू डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्री है उसको बहुत नुकसान हुआ है, अधिकतर फायदा जो है वो विदेशी कंपनियों को हुआ है। तो पहली बार वामपंथी और दक्षिणपंथी किसी विचारधारा पर सहमत है, तो वो है ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म। इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड सोशल फोरम जो है वो भी यही बात कहती है, वो भी ग्लोबलाइजेशन की आलोचना का काम करती है। लेकिन आज के समय में ग्लोबलाइजेशन एक आवश्यक बुराई के जैसा हो गया है।
इसमें कुछ बुराइयां जरूर हैं, लेकिन इसके बिना हमारा काम भी चलने वाला नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।